Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So from now we will start the portion of organic chemistry and firstly we will start General Organic Chemistry GOC. तो ये बात है 1700 ईस्वी की। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे कार्ल विलियम। For the first time, Carl William isolated some organic molecule, or we can say that organic compound, from animals and plants. For example, he has isolated glycerol from from fatty acid from fatty acid of animals, and tartaric acid from grapes, and lactic acid from milk, and also citric acid from lemons. तो सबसे पहले जो कार्ल विलियम थे, इन्होंने आइसोलेट करी थे हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन चीज़ों से, राइट। देन उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट हु आल्सो हैज़ नोन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवेजियर। ये बात है 1774 की। आपके पास साइंटिस्ट है कौन? हमारे पास साइंटिस्ट है एंटोनी लेवोजियर। उन्होंने क्या बोला? आपको पता है, ही आल्सो नोन एज फादर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने किया क्या एक्चुअली? उन्होंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन्होंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने पर उन्हें कुछ मिला। उन्हें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। देन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कोई जिसको कि उन्होंने आइसोलेट किया था, किससे? एनिमल से। उसको भी फर्दर उन्होंने जब हीट किया तो उनको यही चीज़ देखने को मिली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एंड ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो यहाँ से उन्होंने एक, हम बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकाला, या फिर इस बेस पे जो है जो चीज़ें क्लियर हुई, वो चीज़ें क्या थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, क्या चीज़ें क्लियर हुई? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर जनरली आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये चीज़ यहाँ से जो है क्लियर हुई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुए हो, वो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसके बाद एक थ्योरी आती है जो कि समझाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये चीज़ बोलती है, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। इनके बनने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टीरियस फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके बनने के लिए। ये चीज़ इन्होंने बोली इनिशियली, राइट। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, उनका मानना ये था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? लिविंग थिंग से, और वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इनके बनने के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यही चलता रहा, इसी इसी चीज़ को जो है मानते रहे काफ़ी समय तक। यही चीज़ जो है काफ़ी समय तक चलती रही। अप्रॉक्स 1800 यानी 1828 तक जो है यही चलता रहा सिनेरियो अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि भाई इनको हम जो है लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट आपके जो 1828 तक एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिच वूलर करके, फ्रेडरिच वूलर, फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ प्रिपेयर्ड व्हाट?
ही हैज सिंथेसाइज यूरिया इन लेबोरेटरी। पहली बार जो है फ्रेडरिच वूलर ने सिंथेसाइज किया यूरिया को। ही सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लेबोरेटरी, राइट। तो आपके पास एक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, उससे उन्होंने ये प्रिपेयर किया। किस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया? हमारे पास होता है अमोनियम साइनेट, NH4 ट्वाइस OCN करके अमोनियम साइनेट है। जब उन्होंने इसको हीट किया तो आपके पास निकला अमोनिया प्लस HOCN, राइट। इसको फर्दर जो है जब हीट किया इन्होंने तो यहाँ पर आपके पास मिला हमें NH2C डबल बॉन्ड O NH2 एंड दिस इज यूरिया। तो जो बात कही जा रही थी, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी प्रथा की, भी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, बट जब जो फ्रेडरिच वूलर है इन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया, एंड वी नो दैट यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से ये भ्रांति जो फैली थी कि भाई हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में, वो सारी की सारी दम तोड़ने लगी। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ये जो अभी हमने पढ़ा इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो होगा आपका मेन कंटेंट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा क्या? वो रहेगा इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम बात करें इफेक्ट्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इफेक्ट्स की आपके पास दो टाइप के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा आपके पास वो होगा प्राइमरी इफेक्ट, और दूसरा होगा हमारे पास सेकेंडरी इफेक्ट, राइट। जो प्राइमरी इफेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, जो सेकेंडरी इफेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। तो याद रखना, जो प्राइमरी इफेक्ट होता है ये होता है हमारे पास, जिसको हम इनऑर्गेनिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक इफेक्ट। ऑन दी अदर हैंड इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इफेक्ट। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक इफेक्ट में, इसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, तो वो रहते हैं आपके पास, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा आपके पास साइज, और यहाँ पर जो आपके पास इफेक्ट आएंगे वो कौन कौन से हो गए आपके? इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपके पास, राइट। देन वी हैव रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास होगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देन वी हैव मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद जो है हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। तो ये है आपके पास जनरली मेजर इफेक्ट्स जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। यही बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का। तो वन बाय वन हम जो है इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइमरी इफेक्ट्स, और प्राइमरी इफेक्ट्स में जो पहला इफेक्ट हमने देखना है वो रहने वाला है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको कि हम EN से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आपको वैसे पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। मान के चलो आपके पास है, लेट्स से H है, दिस इज Cl। अब ये जो बॉन्ड बना होगा इनके बीच, वो कैसे बना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, इस तरह से, तो ये बॉन्ड बना होगा इनके बीच। ये है आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हमें पता है जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसकी टेंडेंसी को, इस क्लोरीन की टेंडेंसी को, इसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, अब ये यहाँ ना दिखकर आपको यहाँ दिखने लगेंगे कुछ इस तरीके से, है ना, जिस वजह से इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। एक चीज़ याद रखना, जिसकी भी ओर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जाते हैं उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर जाते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। सिंस इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज, तो जिसकी ओर वो जाएगा ऑब्वियसली उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, होती क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, or we can say that tendency of an atom to attract the electron density, ऐसे भी बोल सकते हो, electron density towards itself, towards itself। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताने में, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में। अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड चलने पर ये चीज़ें सबको पता होती है। हमारे पास इधर है कार्बन फॉर एग्जाम्पल, इधर है नाइट्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, इधर है फ्लोरीन, राइट। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अलोंग द पीरियड चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। मतलब जो आपका फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड चलने पर। अब एक चीज़ याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ। और जब भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको यूज़ करेंगे रो के केस में। रो के केस में मतलब अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। आपको पता है जो एसिड है, एसिड क्या होता है, राइट। इसको समझाने के लिए आपके पास जो है 3 कॉन्सेप्ट है वैसे, राइट ना। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से, सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस क्या बोलता है, आर्हेनियस ये चीज़ बोलता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि एसिड क्या होगा, एसिड जो है वो सब्सटेंस होगा जिसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या देता है आपका H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन दे, वो होगा आपका क्या, एसिड, वो होगा एसिड। लेट्स से यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कोई कंपाउंड है, कंपाउंड, किसी कंपाउंड को वाटर में डालने पर अगर वो क्या देता है, या तो दे वो H पॉजिटिव आयन या दे वो H3O पॉजिटिव आयन, तो वो होगा आपका एसिड, राइट। अगर कोई कंपाउंड है आपके पास, उसको हम डालते हैं वाटर में, अगर आपको वो देता है OH नेगेटिव आयन, तो वो कहलाया जाएगा क्या, वो कहलाया जाएगा बेस, राइट। वो कहलाया जाएगा बेस। ये है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, एसिड आर दो सब्सटेंस विच विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और बेस क्या होते हैं, बेस आर द सब्सटेंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमें पता है इसका कि भाई एसिड कौन होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, जिन पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे उनके पास आपको पता है वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे H पॉजिटिव हो गया, इट ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, राइट। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस आर दो सब्सटेंस विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एग्जाम्पल हमारे को पता है कि जैसे अमोनिया है, NH3 हो गया, वाटर हो गया, राइट। इनके पास लोन पेयर है यहाँ पर, ये डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, लुईस बेस हो जाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, थर्ड कॉन्सेप्ट वी हैव ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड आर द सब्सटेंस विच लूज प्रोटॉन, or we can say that which gives H positive ion। और बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, राइट। वो होगा आपके पास बेस। तो अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है एसिड और बेस का, वो जनरली जो यूज़ होता है वो होता है ये वाला आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, राइट। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, बट ये वाला जो है ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ऑल्दो ये होगा यूज़ ने, ऐसा नहीं है ये यूज़ नहीं होता है, ये भी यूज़ होता है, बट ज़्यादातर जो है अभी अभी के केस पे जो हमने चीज़ पढ़नी है वो होगी आपके पास इसके पर्सपेक्टिव में। तो चलो वन बाय वन जो है हम ये चीज़ें समझते हैं कि भाई किस तरह से हम ये चीज़ बताते हैं। तो अभी अभी हमने जाना कि एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होगा जो क्या करे H पॉजिटिव आयन दे, राइट। तो अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हम कैसे करेंगे इसको, मैं मान के चल रहा हूँ कोई एसिड है मेरे पास, लेट्स से AH, राइट। ये मैंने कंसीडर किया कोई एसिड है, जैसे ही मैंने इसको डाला वाटर में तो ये क्या करेगा,
एक तो आपके पास अनायन देगा ऑब्वियसली, राइट, और एक क्या देगा आपको, H पॉजिटिव। क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं, राइट। यहाँ पर Ka मान लेते हैं इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। कितना अच्छा ये एसिड होगा ये चीज़ हम किस बेस पे बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास मैंने बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिड की क्या होगी, तो याद रखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगी H पॉजिटिव आयन की, हम बोलेंगे उतना अच्छा वो एसिड होगा। सिर्फ इतना नहीं, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अनायन स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा ये अनायन जो बन रहा है वो स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी उतनी ज़्यादा होगी। एंड थर्ड वी हैव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। अब एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपके यहाँ पर स्पीशीज़ बनी, ये और ये उतनी ही ज़्यादा दूर होगी। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये दूर होगी। जब ये चीज़ें दूर होगी, H पॉजिटिव और A नेगेटिव दूर हो गए, तो इनकी ना आपस में अटैक करने की, मतलब अब ऐसा देखो, रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास है A नेगेटिव और यहाँ पे है H पॉजिटिव। अब अगर ये दोनों एक साथ हुए तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि भाई ये A नेगेटिव इस H पॉजिटिव पे अटैक करके फिर से ये चीज़ बना देगा। तो हम उस वक्त तो इसको अच्छा एसिड मानेंगे नहीं, क्योंकि एसिड तो वो सब्सटेंस है ना यार जो हमें H पॉजिटिव दे, राइट। बट अगर ये हुए नज़दीक तो ये फिर से अटैक कर देगा, फिर से अटैक करेगा तो फिर से ये बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको एसिड नहीं मानूंगा। मतलब जितना ज़्यादा ये दूर हो गए ये दोनों एक दूसरे से, उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा इन दोनों के बीच दूरियां होगी। जितने ज़्यादा ये दूर होंगे उतनी कम जो है पॉसिबिलिटी रहेगी इसके इसमें अटैक करने की और इसको वापस बनाने की। मतलब H पॉजिटिव हमें ज़्यादा देर तक ज़्यादा अमाउंट में मिला रह सकता है। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब आपके पास ये जो बन रहा है ना यहाँ पर अनायन, वो स्टेबल हो। ऑब्वियसली अगर हुआ A नेगेटिव स्टेबल, स्टेबल स्पीशीज़ है यार, अगर ये स्टेबल हुई तो क्या क्या ये रिएक्टिव होगी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना जी, वो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जब ये हुआ स्टेबल, जब हुआ ये स्टेबल, तो ये अपने में खुश है, तो ये इसमें अटैक ही नहीं करेगा। जब ये इसमें अटैक नहीं करेगा तो ये भी हमें ज़्यादा देर तक हमारे को रिएक्शन मिक्सचर में देखने को मिलेगा। तो याद रखना ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज़्यादा अनायन स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और वी कैन से दैट जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको वहाँ देखने को मिलेगी, राइट। और आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि हमें जो पीएच होता है ना, पीएच क्या होता है हमारे पास, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना कम आपका पीएच होता है। ऑब्वियसली हमें पता है जो पीएच की स्केल की जो रेंज है वो चलती है 0 to 14। ये है आपका 7 कॉरस्पॉन्ड्स टू न्यूट्रल, राइट। तो यहाँ पर है आपका, इस साइड को होता है आपके पास एसिडिक, अगर आपके पास पीएच बढ़ रही है तो वो होगा आपके पास बेसिक। ऑब्वियसली एसिड जो सब्सटेंस होगा उसकी जो पीएच रेंज होगी वो 0 to 7 लाई करेगी, मतलब पीएच की वैल्यू कम है। तो याद रखना अगर पीएच की वैल्यू हुई कम तभी वो एसिड होगा। और एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है सोल्यूशन में, राइट। तो H पॉजिटिव जितना ज़्यादा तो पीएच उतनी ही कम। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव साइन आप देख सकते हो, अगर H पॉजिटिव ज़्यादा 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 होगा, एक है आपके पास -10, एक है आपके पास -100, तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है कम है ना, राइट। तो याद रखना। तो हम एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, राइट। एंड ऑल्सो राइट। अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है pKa का। pKa भी सेम, माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर Ka की वैल्यू हुई ज़्यादा तो pKa की वैल्यू हुई कम बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, तो इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k pKa। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाएगी आपको ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। तो ये ईजी रहता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। आपको चेक करना है बस कि डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा है। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, राइट। अगर अनायन ज़्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली दीज टू आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर पीके की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, राइट। तो ये है आपके पास यहाँ पर। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH4, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 इधर HA, देन वी हैव लेट्स से NH3 अमोनिया, इसको मैं लिख सकता हूँ NH2H,
उसके बाद है हमारे पास वाटर, इसको मैं लिख सकता हूँ OH H, और उसके बाद है हमारे पास HF, इसको मैं लिख लेता हूँ FH, राइट। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है ये है यहाँ पर सेंट्रल एटम, राइट, मतलब कार्बन इज द सेंट्रल एटम ओवर हियर, और हाइड्रोजन जो है ये साइड एटम है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है इसकी ज़्यादा होती है 2.5, इसकी होती है 2.1। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी 2.5 है, इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 3.0, 2.1, 3.5, 2.1, और इसकी होती है 4.0, 2.1। तो अगर आप यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है। अगर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये उतने ज़्यादा नहीं खींचे जाएंगे इस कार्बन के द्वारा। अगर ये ज़्यादा नहीं खींचे जाएंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव उतना ज़्यादा, पार्शियल पॉजिटिव उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पर इस केस में पार्शियल नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना ये इसकी ओर खींचे चले आएंगे इस तरीके से। मतलब ये जो है आपके पास क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इसकी, इसकी और इसकी, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी कि भी जब ये टूटेंगे, ऑब्वियसली जब ये डिसोसिएट टूटेंगे, डिसोसिएट होगे क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस CH3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पर NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पर OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पर F नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, फ्लोरीन जो है बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा अपने ऊपर, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मतलब यहाँ पर जो अनायन बना इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल अनायन। अगर जो अनायन बना आपका वो हुआ स्टेबल, और आपको पता है बेटे कि अनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मतलब ये जो आपके पास स्पीशीज है दिस विल बी मोर एसिडिक, दिस विल बी मोर एसिडिक। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किस चीज़ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट ये वाला है इसकी इंक्रीज कर रही है, ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो अनायन स्टेबिलिटी वो भी इंक्रीज कर रही है, अनायन स्टेबिलिटी ये भी इंक्रीज कर रही है, राइट। और यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर अगर अनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपको पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये भी इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ रो के केस में। अगर हम बात करते हैं अभी अभी डाउन द ग्रुप देखेंगे उस वक्त जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, उस वक्त हम देखेंगे साइज़ का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना ये चीज़। आई होप आप ये इतना समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।